दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड गाइज, आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम देखेंगे गाइज बेसिक वीडियोस। ओके, सो एमएसटी सीटी क्लास 12 बायोलॉजी का जो है हम कोर्स ले रहे हैं, आपको पता ही है, जिसके अंदर हम बेसिक वीडियोस लेते हैं। देन उसके बाद PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड एडवांस क्वेश्चन वीडियोस। सो बेसिक वीडियोस एंड PYQ वीडियोस, इसके जो प्लेलिस्ट होते हैं ये सबको दिखते हैं। ओके, मतलब वो पब्लिक होते हैं, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चंस के वीडियोस है वो सिर्फ गाइज मेंबर को दिखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा चैनल को। ओके, थ्रू ज्वाइंटर, मतलब हमारे जो चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसके बाजू में ज्वाइन नाम लिखा है, वहां पे आप अगर जाओगे एंड 119 रुपीज का पेमेंट करोगे तो आपको ये वीडियोस दिख जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो ये ध्यान में रखना, वो आपका मेंबरशिप है जिसके अंदर आपको सभी पता है क्या क्या मिलने वाला है, टेस्ट, क्विजेस, जो भी हमने वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके आप देख सकते हो। तो गाइज, ये अपना बेसिक वीडियो चैप्टर नंबर 10 का, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे आज। सो गाइज, इसके जो है हम दो पार्ट बनाने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट आज हम देखेंगे यहाँ पे, एंड सेकंड पार्ट आपको सेकंड दिखेगा, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं दो पार्ट्स के अंदर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, देर किस बात की। ओके, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे 6000 मेंबर है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो गाइज, फॉर मोर वीडियोज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक देखेंगे अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, तो वो है गाइस इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के अंदर का। अगर पूरा चैप्टर आपको आ रहा है, अगर इम्यूनिटी ये वर्ड का आंसर या फिर ये बता नहीं पा रहे हो, तो कोई पूरा चैप्टर समझ के मतलब समझना ही बेकार है। ओके, बिकॉज इम्यूनिटी क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इम्यूनिटी क्या है? ये है रेजिस्टेंस शो बाय द बॉडी टुवर्ड इंजुरी कॉज्ड बाय पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में नहीं आएगी ऐसा मैं बोलूंगा, तो मतलब ये कैसा थोड़ा एडवांस डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है, अभी सिंपल भाषा में, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। ये हमारी बॉडी है, और बॉडी के अंदर क्या होता है, बाहर से पैथोजन्स आते हैं। मतलब पैथोजन मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो डिसीज को कॉज करता है। जो डिसीज को कॉज करता है वो होता है पैथोजन, और जो बॉडी के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन बॉडी के अंदर क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है जो क्या करती है, उसको रेजिस्ट करती है, खत्म करती है। उस कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आ गया? इम्यूनिटी मतलब क्या होता है फिर? यह है रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि वो जो पैथोजन आ रहे हैं डिसीज के, उसको दूर भगाना। रेजिस्टेंस शोन बाय द बॉडी टुवर्ड इंजुरी, किसकी इंजुरी कॉज बाय पैथोजन। जो पैथोजन हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो उसको दूर भगाने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर ताकत होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो होता है इम्यूनिटी। समझ में आएगा? इम्यूनिटी क्या है फिर? इट्स एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, टू रेजिस्ट द डिसीज। जो डिसीज को दूर रखने की कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस शोन बाय द बॉडी टुवर्ड इंजुरी कॉज्ड बाय पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो पैथोजन तो कॉज करती ही है अपने बॉडी को हार्म, इंजुरी मतलब क्या, हार्म करते हैं। ओके, एंड उसके प्रोडक्ट्स भी। ओके, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। हमको डिसीज पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो देखो, जो यहाँ पे इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के बाद दो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चीजें, एक है एंटीजन एंड एक है एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडी, ये तो बहुत ज्यादा सुन रहे हैं हम, है कि नहीं? तो जो एंटीजन है वो क्या है, ये है एक फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन मतलब क्या होता है कि बाहर से आने वाला सब्सटेंस। ओके, सो फॉरेन सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। सो एंटीजन की डेफिनेशन क्या है? एंटीजन इज फॉरेन सब्सटेंस। ये एंटीजन क्या है? बाहर से आने वाला सब्सटेंस है, और जो क्या करता है बॉडी के अंदर जो है, वो अपना जो ह्यूमन सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, ओके, इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी इम्यूनिटी, और उसका ही सिस्टम इम्यून सिस्टम। तो ये ह्यूमन सिस्टम को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करने के लिए कैपेबल होता है, वो होता है एंटीजन। ओके, ये बाहर से आने वाला सब्सटेंस, और अगर इसने हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया और हमारे इम्यून सिस्टम जो होती है वो क्या, उसने रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये होता है एंटीजन। अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा लोअर टाइप का एंटीजन है, तो वो हम उसको एंटीजन नहीं कहेंगे। ओके, एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, उसको रिस्पॉन्स करती है, तो वो होता है एंटीजन। ओके, ये है अपना एंटीजन। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये क्या है? एक टाइप है प्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड फॉर्म बाय द बॉडी सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन।
तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, ये ध्यान में रखना। एंटीजन अगर आया तो एंटीबॉडी क्या करती है, उसको किल कर देती है। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओके ओके, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर बॉडी के बाहर। तो जो एंटीबॉडीज होती है ना वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। एंड जो एंटीजन होता है वो बाहर का सब्सटेंस होता है, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से आता है, ओके। तो फिर एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म बाय द बॉडी सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये फॉर्म होता है एंटीबॉडीज। जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है बॉडी के ऊपर, तो हमारे अंदर की सिस्टम के सेल्स जो एंटीबॉडीज है वो उसको किल कर देती है। नेक्स्ट, एंटीजेनिक डिटरमिनिंग साइट्स आर कॉल्ड एज इपिटोप्स। सो जो एंटीजन डिटरमाइन साइट्स है उसको हम क्या कहते हैं, इपिटोप्स, मतलब जो एंटीजन को डिटरमाइन करता है। एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो अपना देखो यहाँ पे ऐसा होता है एंटीजन, ओके, ऐसा एंटीजन। एंड एंटीबॉडी कैसा होता है, उसको ऐसा पकड़ के, मतलब ऐसा उसको फंसा लिए ऐसा, ओके, समझ में क्या। तो आगे हम पढ़ेंगे, वैसा हमको डिटेल में पढ़ना ही है। एंड ये जो एंटीबॉडीज होती है ना वो वाई शेप होती है, दे आर वाई शेप, ओके, ये वाई शेप होती है, ओके। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ डायग्राम। सो जो एंटीबॉडीज है ना गाइज वो होती है वाई शेप, कैसी होती है, वाई शेप। तो ये हमारा निकल के आया वाई शेप। तो यहाँ पे ऐसे इसके दो आर्म होते हैं, ओके, जो हमको आगे पढ़नी है वैसे। तो यहाँ पे जो ये जो साइट है, ओके, ये यहाँ पे एंटीजन ऐसा उसको पकड़ लेता है एंटीजन को, ये हमारा एंटीजन है। तो ये एंटीजन क्या है ना, यहाँ पे उसको पकड़ लिया है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी उसको लॉक कर देता है, ये हमारी एंटीबॉडी, और ये क्या है फिर एंटीजन है, ओके। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज पैराटॉप्स। तो ये जो एंटीजन को पकड़ने की साइड है एंटीबॉडी की, ये वाई शेप आपको दिख रहा है थोड़ा, ओके, वाई शेप। तो जो एंटीजन को पकड़ने की जो साइट होती है, जगह होती है, जो एंटीजन को जहाँ पे पकड़ा जाता है एंटीबॉडीज के ऊपर, वो होता है पैराटॉप्स। क्या होता है वो, पैराटॉप्स। समझ में गया। और इपिटोप्स क्या होता है, ये होता है एंटीजन डिटरमाइन साइट्स। जो एंटीजन की साइड होती है वो डिटरमाइन होती है कि यही एंटीजन की साइड है। तो यहाँ पे जो साइट होगा ऐसा पकड़ा हुआ एंटीजन का, तो वो कैसा क्या होगा, वो होगा हमारा इपिटोप्स। और पैराटॉप्स क्या है, ये पैराटॉप्स है एंटीबॉडीज की जो साइट्स होती है, एंटीबॉडी के ऊपर साइट जो होती है जो एंटीजन को पकड़ने के लिए होती है, वो होती है पैराटॉप्स। इपिटोप्स एंड पैराटॉप्स समझ में आ गया, तो क्लियर है। मतलब पैराटॉप्स एंटीबॉडीज के ऊपर होता है एंड इपिटोप्स होता है एंटीजन के ऊपर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ एंड डिसीज क्या है, अभी हेल्थ क्या है ये जान लो, ओके। हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थी पर्सन किसको कहेंगे, अगर कोई पर्सन जिम में जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी उसने बना लिया है, तो क्या वो हेल्थी पर्सन है, ओके, आंसर इज नो, वो हेल्थी पर्सन नहीं है। क्यों, ये बिकॉज ये कंप्लीट है, मतलब क्या कि एक तो फिजिकल मतलब बॉडी, उसके बाद मेंटल अपना माइंड, एंड सोशल मतलब हम लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये तीनों चीज के अंदर जो पर्सन क्या है, वेल है, मतलब अच्छा है, तो उसको हम बोलेंगे हेल्थी पर्सन। उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थी पर्सन। समझ में आ गया। तो फिर हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन क्या की है, WHO, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज अ हेल्थी पर्सन। देन डिसीज की क्या है, डिसीज है डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शनिंग, डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो डिसीज क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो हमारा जो सिस्टम है वो एक आधा ऑर्गन, ओके, एक तो ऑर्गन जो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा उसका फंक्शन करना, ओके, या फिर हमारी ऑर्गन्स की सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, उसका काम जो करना होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या है, एक डिसीज है। कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल कॉजिंग ट्यूमर। अभी देखो हमारी यहाँ पे बॉडी है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है सेल की, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। ट्यूमर क्या है, तो ऐसे बहुत सारे सेल एक जगह पे आके मास ऑफ सेल बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ओके। सो क्या हो जाता है फॉर्म, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। तो ट्यूमर कब फॉर्म होता है, जब अनकंट्रोल हो जाती है ग्रोथ। कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल, जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाते, वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्यूमर, और उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर के बहुत सारे टाइप है, एक है बेनिग्नेंट ट्यूमर, देन है मैलिग्नेंट ट्यूमर, देन सार्किनोजेंस, ओके, एंड देन है कार्सिनोजेंस। सो बेनिग्नेंट ट्यूमर क्या है, यह है कैप्सुलेटेड, लोकलाइज्ड एंड हार्मलेस। ये जो बेनिग्नेंट ट्यूमर होता है ये कैप्सूल की तरह होता है, ये लोकलाइज्ड है मतलब समझता है हमको लोकेशन, एंड हार्मलेस होता है, ये हार्मफुल नहीं होता। देन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है एंड अनडिफरेंशिएटेड, ओके, मतलब ये हम पहचान नहीं सकते, अनडिफरेंशिएटेड, एंड ये कैसा है, हार्मफुल। कौन सा फिर हार्मफुल है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेलिग्नेंट ट्यूमर हार्मफुल नहीं होता, ये हार्मलेस होता है। कार्सिनोजेंस क्या है, कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट,
जो कैंसर को कॉज करते हैं, जिससे कैंसर होता है, उसको हम कहेंगे कार्सिनोजेंस। क्या कहेंगे? कार्सिनोजेंस। एमएससीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ कैंसर देखो, सबसे पहला है कार्सिनोमास, मतलब इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इपिथेलियल टिश्यू से होने वाला कैंसर। ओके, उसके बाद है सार्कोमास। सार्कोमास मतलब कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर। उसके बाद है लिम्फोमास। लिम्फोमास मतलब लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर होने वाला कैंसर। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। उसके बाद है एडिनोकार्सिनोमा, मतलब है ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर। ओके, सो ये क्या है? कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आपको समझ लीजिए यहाँ पे लेना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो कि कार्सिनोमास मतलब क्या होता है? कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। सार्कोमास कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फोमास लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर होने वाला कैंसर। ओके, तो इसलिए आप ध्यान में रखना है कि ल्यूकोमिया मतलब क्या होता है, कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। ओके, एमएससीडी के अंदर आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे गाइस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, सेकंड होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सा? इननेट इम्यूनिटी, सेकंड होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमको पढ़ना है यहाँ पे देखो, ये है अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, उसके बाद ये है अपना इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट है। तो ये इम्यूनिटी कैसा है? इट इज इनबॉर्न। एक तो ये बॉडी में पहले से ही होती है, जब बेबी अपन जो मदर बॉडी से निकलते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्वेजन मतलब क्या? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट, मतलब एंटर होना, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेजन। ओके, इन्वेजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चले गए, एंटर होने की प्रोसेस को हम इन्वेजन कहते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है, जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, तो उसको दूर भगाने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। और ये कैसे होती है? यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनबॉर्न। मतलब वो जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी। समझ में आ गया इननेट इम्यूनिटी? हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये होती है रेडीमेड। इट इज अ रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ स्पैन। हिज और हर क्यों? बिकॉज ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए। तो ये क्या है? ये कैपेसिटी है जो कि लाइफ टाइम के दरमियान, लाइफ टाइम के दरमियान ये क्या करते हैं? ये जो अपनी इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड करते हैं, इसलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब क्या? हासिल करना। ओके, लाइफ टाइम के दरमियान। ओके, लाइफ टाइम के दरमियान क्या होते हैं? इम्यूनिटी जो हासिल करते हैं हम, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो बर्थ के टाइम से ही हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी। ओके, समझ में आ गया इननेट इम्यूनिटी? तो ये है गाइस इननेट इम्यूनिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक, हेरिटेबल एंड प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है इम्यूनिटी। उसके बाद इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल मतलब क्या होता है पता है आपको? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये वर्ड मालूम होना चाहिए आपको वो समझने के लिए। इनहेरिट मतलब ट्रांसमिशन होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये इनहेरिटेबल है, मतलब ये इम्यूनिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकती है, मदर से उसके चाइल्ड के अंदर जा सकती है, वो होता है इनहेरिटेबल। सो इननेट इम्यूनिटी क्या है? इसका सबसे पहले तो एक इनबॉर्न है, उसके बाद ये नॉन स्पेसिफिक है। ओके, आपको पूछा जा सकता है एमएससीडी के अंदर। उसके बाद और क्या है? ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल मतलब ये इनहेरिट हो सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड प्रेजेंट सिंस बर्थ, और बर्थ से प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, समझ में आ गया? ये होता है अपना इननेट इम्यूनिटी। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। पैसिव इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम के दरमियान हम एक्वायर्ड करते हैं। इम्यूनिटी आपको पता है, इट्स कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, रेजिस्ट डिसीज। तो ये ध्यान में रखना है। तो जो इननेट इम्यूनिटी, इसके बैरियर्स है। बैरियर मतलब आपको पता है बैरियर? तो जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर का क्या काम होता है? कि स्पीड को ज्यादा बढ़ने नहीं देना, अनकंट्रोल्ड स्पीड नहीं होने देना। उसी तरीके से जो बैरियर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, मतलब इम्यूनिटी के अंदर हमारे जो अगर किसी माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया हमारे बॉडी के ऊपर, तो कौन से चीजों से हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहला है इपिथेलियल सरफेस। इपिथेलियल सरफेस मतलब क्या? ऊपर के स्किन की, मतलब देखो इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द अगेंस्ट इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जो स्मॉल, जो दिखते नहीं है आंखों से, ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वायरसेस हो, तो वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या होता है? म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है एंड क्या होता है? इंटैक्ट स्किन, ये दोनों क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बॉडी के अंदर जाने नहीं देते। वो होता है इपिथेलियल सरफेस। हमारे बॉडी का सरफेस ही ऐसा है। ओके, उसके बाद सेकंड वो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या? कि माइक्रोब्स, एंड एंटी मतलब उसको खल्ला, मतलब मारने वाले। ओके, प्रेजेंट इन द ब्लड एंड अदर टिश्यू, ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर या फिर अदर टिश्यू के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे हम? सीरम प्रोटीन इन द ब्लड। ये कैसे है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कि इंटरफेरॉन्स, मतलब ये क्या करता है? ये माइक्रोबियल जो सब्सटेंस होता है उसको किल करता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस।
देन उसके बाद एक क्वेश्चन, देन थर्ड नंबर का सेलुलर फैक्टर्स। सेल लेवल की कौन से फैक्टर है? एक है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जो क्या करते हैं, सीधा जो अपना ऑर्गेनिज्म होता है जो बाहर से आया हुआ है पैथोजन है उसको सीधा खा लेते हैं। ओके, देखो, इनगल्ब एंड डिस्ट्रॉय इनवाइडिंग माइक्रोब्स, उसको बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा लेते हैं। ओके, सेल्स सेलुलर फैक्टर्स है वो फाइगोसाइट्स। इसका एग्जांपल है माइक्रोफेजेस एंड एनके सेल्स। ओके, माइक्रोफेजेस एंड एनके सेल्स, ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद जो फैक्टर 4 है वो है फीवर। फीवर क्या है कि देखो, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जिससे क्या होता है, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर एक्सेलरेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो ये क्या होता है, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारा जो प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, जो डिस्ट्रॉइंग का पैथोजन का प्रोसेस है वो भी फास्ट चलेगा। ओके, तो प्रोसेस टू डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, एंड उसके बाद स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। और ये जो इंटरफेरॉन्स है जो कि एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंस है, ओके, एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंस जो इंटरफेरॉन है वो भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हमको क्या होता है, फीवर आता है। बिकॉज ये हमारे बॉडी का कैपेसिटी है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म अंदर आता है तो उसको क्या कहता है, वो किल कर देता है। ओके, वो फीवर बढ़ा देता है, क्यों? जिससे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाए एंड जो पैथोजन है उसको किल करने के लिए हेल्प हो, एंड अपना इंटरफेरॉन बन जाए जल्दी से, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन हो। और इंटरफेरॉन हमको पता है कि वो एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब्स को, माइक्रोबियल सब्सटेंस को किल करता है। देन नेक्स्ट है एक्यूट फेज प्रोटीन। ये क्या है, देखो, इंटरफेरॉन से ऊपर है, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इंजुरी लीड्स टू सडन इंक्रीज इन द प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, ये क्या है, ये इंजुरी है, लीड्स टू सडन इंक्रीज इन द प्लाज्मा प्रोटीन। जब प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाता है सडनली, वो होती है एक्यूट फेज प्रोटीन। इसका एग्जांपल क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज सीआरपी। सीआरपी मतलब अगर हमको कोई डिसीज है, ओके, अगर कुछ हमारे बॉडी के ऊपर क्या हुआ है, अटैक किया है किसने, तो जो हमारा सीआरपी लेवल है ना गाइस, वो बढ़ जाएगा, सीआरपी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा ए, अल्फा, ओके, अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम एंड अमोलॉइड पी, ईटीसी। ये क्या है, ये सीआरपी बहुत ज्यादा कॉमन है। जो कोरोना वायरस था उसके ऊपर अगर हमको पता नहीं चल रहा है कोरोना वायरस है नहीं है, तो हम सीआरपी टेस्ट लेते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, सी का सी, आर रिएक्टिव का आर, और ये पी, सीआरपी टेस्ट। और जिसके अंदर क्या होता है, हमको पता चलता है अगर ये बढ़ गया तो हम समझ लो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। ये हम यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस सब इननेट इम्यूनिटी के। देन गाइस उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लाइफ टाइम के दरमियान हम एक्वायर्ड करते हैं, एंड ये स्पेसिफिक होती है। अभी इननेट इम्यूनिटी कैसी थी, वो थी नॉन स्पेसिफिक, लेकिन ये कैसी है, ये है स्पेसिफिक। उसके बाद सेकंड एंड नॉन इनहेरिटेबल, और ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये इनहेरिट नहीं हो सकती है जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर, तो ये नॉन इनहेरिटेबल। ओके, एंड एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो कैसी आती है, अगर कोई मतलब माइक्रोब्स ने हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया तो हमारे बॉडी को पहले इन्फेक्शन होगा, लेकिन सेकंड टाइम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सेकंड टाइम हमारे बॉडी को पता चलेगा कि इसको कैसे किल करना है। फॉर एग्जाम्पल जो मेजल्स होते हैं, मेजल्स है कि नहीं, जिसके अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, मेजल्स। तो जो मेजल्स है वो लाइफ में एक ही बार आते हैं। क्यों? बिकॉज एक बार आते हैं और उसके बाद सेकंड हमारी बॉडी क्या करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तैयार कर लेती है कि ये डिसीज अगर आया बाद में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको ऐसा किल करना है। तो ये ऐसी कैपेसिटी होती है जो ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ के दरमियान उसने हासिल की होती है। ओके, एंड एक्टिव इम्यूनिटी इसके दो टाइप है, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक है एक्टिव, एक है पैसिव। सो एक्टिव मतलब डेवलप इन द बॉडी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन एंड सबसिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले सीधा सीधा डिसीज हो जाना और जिससे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाना, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एंड इज अ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये बहुत दिन तक चलती है। एंड हैज अ नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ओके, ये है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्ड व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि डायरेक्टली जो एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। अब पहले वाले के अंदर एंटीबॉडीज इंजेक्ट जो वो किया नहीं था, सीधा डिसीज हुआ, उसके बाद हमारे बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडीज बना दिए। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी इसके अंदर क्या होता है, हम डायरेक्टली रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज वो बाहर से बनाते हो, सीधा वो पर्सन के अंदर डाल देते हैं बॉडी अगेंस्ट फॉरेन। एंड इट इज शॉर्ट लिव, और ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है। एंड मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन, और ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है। कौन सी? डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज। लेकिन जो बॉडी हमारे बॉडी के अंदर बन रही है एंटीबॉडीज, उसके अंदर नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देन बी लिम्फोसाइट, इसके जो सेल्स है देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन से 3 टाइप के सेल जो है वो होते हैं एसोसिएटेड।
सबसे पहला बी लिम्फोसाइट्स, देने टी लिम्फोसाइट्स, देने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये सेल का क्या काम होता है और वो कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करते हैं वो पढ़ेंगे। सो मैच्योर इन बोन मैरो के अंदर ये मैच्योर होता है एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन एक्टिवेटेड बी एल मतलब बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड, ओके, प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल एंड मेम्बरी बी सेल। ये प्लाज्मा सेल एंड मेम्बरी बी सेल ये दो सेल बनाता है कौन? बी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट में जो टी लिम्फोसाइट होता है वो होता है मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन, बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कहाँ पे मैच्योर होता है और ये कौन सा। देखो पहले ने क्या, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मीडिएट, मिडल में कौन है? एंटीबॉडी। यहाँ पे सेल है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या है? CMIS और यहाँ पे AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, देन यहाँ पे देखो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस क्लोन टी सेल्स के क्लोन, मतलब उसी तरीके से टी सेल्स के तरीके से ही उसके डिक्टो मतलब उसके कॉपी प्रेजेंट कर देते हैं क्लोन टी सेल्स। 4 टाइप्स के क्लोन वो बनाता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है हेल्पर टी सेल्स, देन किलर टी सेल्स। ओके, उसके बाद कौन सा होता है? सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ये 4 टाइप के सेल्स जो वो बनाता है अपना कौन? टी लिम्फोसाइट्स। ओके, ये टी लिम्फोसाइट्स कैसा है? यह है सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट का कैसा था? वो था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। देन उसके बाद नेक्स्ट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल है दैट एनगल्फ द इन्वेडिंग पैथोजन। वो जो बाहर से बॉडी के अंदर आने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसको इन्वेड, उसको खा लेते हैं एंड प्रोसेसेस द एंटीजन। ओके, ये क्या करते हैं? एंड प्रोसेस द एंटीजन, वो एंटीजन को प्रोसेस करते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। तो देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन एंड डेंड्रिक सेल्स। तो ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। एंड उसके बाद ये गाइस चार्ट जो है वो आपके लिए IMP है। इसके ऊपर के से 1-2 क्वेश्चंस तो आपको जरूर पूछे जाएंगे। ओके, 1-2 क्वेश्चंस आपको 100% इससे आएंगे। तो कैसा है ये ध्यान में रखो। ये ब्लड ग्रुप का चार्ट है जिसके अंदर जीनोटाइप लिखा है। उसके बाद ये ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन कौन सा है उसके सरफेस के ऊपर। उसके बाद एंटीबॉडी कौन सी है, वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। ये चार्ट इतना गाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 1 से 2 मतलब 2-3 क्वेश्चन तो इजीली आपको आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन कैसा वो डाल सकते हैं कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी, या फिर एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ओके, इन ब्लड ग्रुप बी कौन सा होता है? एंटीजन इन सीरम, ओके, इन ब्लड ग्रुप बी कौन सा होता है? तो एंटीबॉडी ए होता है। तो ए देखो फर्स्ट के अंदर कैसा आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताता हूँ। ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? IA, या फिर I0। समझ में आ गया? ध्यान में रखना। उसके बाद बी में वैसा ही है, मतलब यहाँ पे IB होगा, IB और I0। समझ में आ गया? उसी के साथ AB के अंदर क्या होगा? दोनों में एक एक, IA एंड IB। उसके बाद दूसरा कोई नहीं होगा प्रेजेंट। एंड 0 मतलब O के अंदर जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा उधर क्या होगा? I0। समझ में आ गया? ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। तो ये अपना O ब्लड ग्रुप। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। सो जो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ये कॉमन है। लेकिन जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब ये किसी के भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। देखो किसी के भी ब्लड, मतलब देखो यहाँ पे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये जो AB जिसका ब्लड ग्रुप है वो A वाले ब्लड ग्रुप से भी अपना ब्लड ले सकता है, B वाले से भी साथ भी AB ब्लड ग्रुप जिसका है उससे भी ब्लड ले सकता है, और O जो अपना O ब्लड ग्रुप है पीपल का, तो उससे भी वो ले सकता है, मैन का। ओके, मतलब ये इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। और जो O होता है, O ब्लड ग्रुप वाला, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। O ब्लड ग्रुप को हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? बिकॉज ये देखो कैन डोनेट ब्लड टू, ये चारों को ब्लड दे सकता है, जो कि ये A, B, AB एंड O। ओके, चारों को भी ये ब्लड ग्रुप ब्लड जो अपना दे सकता है, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। सो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? O। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? AB। समझ में आ गया? उसके बाद जो अपना देखो, जैसे कि हमारा जीनोटाइप के अंदर AB है कि नहीं, यहाँ पे AB के ब्लड ग्रुप के अंदर IB है, तो उसी तरीके से उसके अंदर जो एंटीजन रहेंगे RBC के ऊपर उसके, तो वो रहेंगे A एंड B। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे नील रहेगा।
ओके। एंड नेक्स्ट में उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीजन इन सेरम, उसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे नील है तो यहाँ पे नील आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी, बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अभी एंटीबॉडी की बात है, ओके। एंटीबॉडी यहाँ पे नील होगी, इसका अपोजिट, ओके। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी यहाँ पे होगी, एंड यहाँ पे नील होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी रहेगा और बी में ए रहेगा, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। समझ में आ गया? अपोजिट ऐसा उल्टा कर देना है आपको। और उसके बाद ये जो ब्लड ग्रुप दे पाएगा वो दे पाएगा ए एंड ए बी को, ये बी एंड ए बी को। और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब ये सिर्फ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये दे सबका ले सकता है ब्लड, लेकिन किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ उसी को ही दे सकता है जिसका वो ब्लड ग्रुप ए बी है, ओके। ए बी वाला ए बी को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन ले सबसे ले सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ये दे सबको दे सकता है, लेकिन वो खुद ही, मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ है उसी से ही रिसीव कर सकता है। समझ में आ गया? ऐसा आपको ये चार्ट समझ के लेना है, बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस ये चार्ट, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ओके। ये ए बी और ये ए ओ, उसी तरीके से ये बी ओ, ओके। ये बी ए बी और बी ओ, ये तो कितना इजी है, और ये तो आपको पता ही है, ओके। ये एक्सेप्टर है इसलिए सबका लेगा, लेकिन देना अगर होगा तो वो खुद का ही, मतलब ए बी को ही, ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही दे सकता है ब्लड। और ये यूनिवर्सल डोनर है, दे सबको सकता है, लेकिन अगर लेना हो तो सिर्फ वो जो ब्लड ग्रुप है उसका ही ले सकता है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना है आपको। एंटीजन ऑन आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है सीरम के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है, टाइप भी है और चार्ट भी है, ओके। इसलिए गाइज आपको इसको करके लेना है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी वॉज स्टार्टेड बाय, जो कंसेप्ट है इम्यूनोलॉजी की वो किसने स्टार्ट की थी, क्या आपको पता है? तो इसका जो आंसर है गाइस, ये जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, इसका है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो इम्यूनोलॉजी की कंसेप्ट है वो स्टार्ट की थी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इम्यूनोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द, जो इम्यूनोलॉजी ये साइंस है जिसके अंदर किसका हम पढ़ाई करते हैं, बताओ? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, देन इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऊपर के तीनों कारण जो होते हैं हमारे रीजन, वो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम उसका पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनी फॉरेन सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज, सो बाहर से आने वाला सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो इसको हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? एंटीजन, एपीसी, एंटीबॉडी, पैराटोप्स। तो इसका आंसर क्या है? एंटीजन। देन क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यूनी सेल्स इन प्रेजेंस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो फिर हमारे बॉडी से कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी इम्यूनी सिस्टम किसको, इम्यूनी सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओके। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है एंटीबॉडीज। क्या है? एंटीबॉडीज। जब एंटीजन आता है तो हमारे बॉडी से इम्यून सेल्स क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो एक दूसरे को किल कर देते हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5, इननेट इम्यूनिटी इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो इननेट इम्यूनिटी ये थे, अभी देखो ये मैंने आपको बताया था तभी, इननेट इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, ये होती है इनबॉर्न, मतलब नेचुरली होती है। देखो सबसे पहले इसको नेचुरल कहते हैं, उसके बाद ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ओके। उसके बाद ये इनहेरिटेबल भी होता है। इसका जो आंसर है गाइज वो है एडेप्टिव, ये एडेप्टिव नहीं होती, ओके। एडेप्टिव कौन सी होती है? एडेप्टिव होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बाकी के जो तीनों भी है वो रहेंगे, ओके। बिकॉज ये नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल होती है, बिकॉज इनबॉर्न जब हम पैदा होते हैं तभी प्रेजेंट होती है, यानी इनहेरिटेबल है, मतलब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एनाटॉमिकल और इपिथेलियल बैरियर ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम इज, जो इपिथेलियल बैरियर है वो कौन से है, ओके। बताओ? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिवर, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा है? बोथ ए एंड बी है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी हमने बैरियर पढ़े थे, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओके। इसके ऊपर में जो हमने बैरियर पढ़े थे उसके अंदर ये पढ़ा था, देखो यहाँ पे, देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, ओके। ये इपिथेलियल सरफेस के अंदर ये बैरियर्स है, देखो ये बैरियर्स है। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर है अपना 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हेल्थी स्किन इज अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी सिंस, जो हेल्थी स्किन है ये पार्ट है इननेट इम्यूनिटी का, सिंस इट इज पॉसेसिव बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी, बिकॉज ये जो है बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है एक्टिविटी। देन इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन ड्राइंग स्वेट, उसका जो ड्राइंग स्वेट होता है, मतलब जो हमारा स्वेट, ओके, होता है स्वेट, तो वो जो ड्राई हो जाता है उसके अंदर साल्ट बहुत होता है। देन सेबेसियस सिक्रेशन हैव द
फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज जो अपना सेबेसियस ग्लैंड होती है स्किन के ऊपर, वो क्या करती है, सेबम सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है फंक्शन इसकी, ये फंगिसाइडल है, मतलब फंजाई को ये किल कर देती है, फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दिस। सो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। मतलब सबसे पहले तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला। देन इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है इसके अंदर ज्यादा, बिकॉज ये ड्राई स्वेट हमारे स्किन के ऊपर ड्राई हो जाता है स्वेट, और हाई साल्ट हो जाता है तैयार वहाँ पे। एंड ये जो है फंगिसाइडल भी प्रॉपर्टी शो करता है, सेबेसियस का सिक्रेशन। इसका आंसर डी है। देन क्वेश्चन नंबर 8, a second encounter of the same pathogen brings about a strong and quicker immune response due to। देखो, अगर सेकंड इनकाउंटर मतलब क्या, अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने बाहर से आए हुए माइक्रोब्स ने हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया, तो ज्यादा वो हमारा बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन सेकंड टाइम सेम पैथोजन अगर दोबारा से अटैक किया, तो अबाउट अ स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू, हम हमारी बॉडी उसको स्ट्रॉन्ग एंड क्विकर रिस्पॉन्स दे पाएगी बिकॉज ऑफ, सबसे पहला है स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड डाइवर्सिटी। इसका जो आंसर है गाइस वो है मेमोरी। बिकॉज जो पहले उसने अटैक किया था तब उसके ऊपर हम किस चीज के ऊपर कम पड़ गए थे, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है इम्यून सेल्स, जो कि मेमोरी का काम करती है, वो स्टोर करके रखती है, और उसके बाद अगले टाइम वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देती है, क्विकर इफेक्ट देती है। क्वेश्चन नंबर 9, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज। जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो गाइस इसका आंसर है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले तो ये नेचुरल होता है, उसके बाद हम एक्वायर्ड करते हैं इसको, ओके। और ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है बिकॉज हम उसको एक्वायर्ड करते हैं, वो होता है हमारा जो इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय द एंटीजेनिक स्टिमुलाई ऑफ द वैक्सीन और पैथोजन। अगर वैक्सीन हमने लिया, जो है हमको इम्यूनिटी मिली, वो कौन सी होती है पता है आपको? वो कौन सी होती है? वो होती है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। वो हमने ली है, एक्वायर्ड है, लेकिन कैसी है? एक्टिव इम्यूनिटी है, बिकॉज हमने वैक्सीन को लिया है और उसके बाद हमने हमारे बॉडी ने वो प्रोड्यूस किया है, ठीक है। वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर डाला है, उसके बाद हमारे बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप किया है, वो होती है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 11, इम्यूनिटी डेवलप बाय द वैक्सीनेशन। जो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से डेवलप होती है वो कौन सी होती है? अभी अभी बताया आपको, एक्वायर्ड होती है, लेकिन कौन सी? आर्टिफिशियल। तो इसलिए आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कैसी होती है? एक्टिव, पैसिव नहीं होगी। पैसिव सीधा रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगे, ओके। ये वैक्सीन के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं होते, हमारे बॉडी बनाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इम्यूनिटी एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इजेक्टेड इन द बॉडीज। सो रेडीमेड अगर एंटीबॉडीज हमने इजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, जो इम्यूनिटी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? ओके, उसको हम क्या कहते हैं? ये एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नहीं है बिकॉज हमने ये रेडीमेड लिया है, और ये कैसी होती है? आर्टिफिशियल। सो ये क्या है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द ट्रांसफर ऑफ आईजीए फ्रॉम मदर टू चाइल्ड विल जनरेट। ये आईजीए क्या है? एक इम्यूनिटी है, ओके। ये ट्रांसफर होता है एंटीबॉडी, ओके। आईजीए व्हाट इज? एंटीबॉडी। तो ये जो ट्रांसफर होता है मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड के अंदर, वो क्या जनरेट करेगा? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, उसके बाद आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो गाइस इसका आंसर है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बिकॉज नेचुरल लेकिन एक्वायर्ड है, नेचुरली मिला है हमको, ओके। जो हमारा क्लोस्ट्रोम होता है, मतलब मदर का जो मिल्क होता है, वो बेबी को, चाइल्ड को मिलता है, और जिसके थ्रू नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है हमारे चाइल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म फ्रॉम द, ओके, ऑफ बोन मैरो। सो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है, हमने सीख लिया, लेकिन कौन से प्रोसेस में होते हैं पता है आपको? ओके ओके, फ्रॉम द बोन मैरो होता है, लेकिन कौन से सेल से? हेपेटोसाइट्स, इरेथ्रोब्लास्ट, स्टेम सेल्स, ल्यूकोब्लास्ट। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से बोन मैरो के अंदर क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन। जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वो मैच्योर होता है इन कहाँ पे? ओके, थायराइड, स्प्लीन दे थाइमस एंड देन है लीवर। तो गाइस इसका आंसर जो है वो थाइमस है, थाइमस, ओके, थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे पढ़ा था हमने, अगर आपने ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो टी लिम्फोसाइट, देखो थाइमस ग्लैंड है कि नहीं? थाइमस ग्लैंड, तो यही इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर है 16, AMIS इज फॉर्म बाय। AMIS मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये कौन फॉर्म करता है? पहला वाला, मतलब कौन? बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट कौन सा फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है
सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। ओके, ये नीचे वाला, और ये कौन सा है, ए, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17, टी लिम्फोसाइट्स जनरेट, जो टी लिम्फोसाइट्स है वो जनरेट करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। अभी मैंने आपको बताया क्या है भी इसका आंसर, सेल इम्यूनो, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, बिकॉज इसका रिस्पॉन्स वैसा रहता है, इसलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होता है, डेवलप। क्वेश्चन नंबर 18, a sensitized T lymphocytes produce, ओके, जो सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओके, अ क्लोन ऑफ टी सेल्स, अ क्लोन ऑफ बी सेल्स, अ क्लोन ऑफ बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, स्टेम सेल्स। तो गाइस इसका आंसर है अ क्लोन ऑफ बी टी सेल्स, जो कि 4 टाइप के होते हैं, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, ओके, साइटोकाइनिन टी सेल्स एंड अदर एक होता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, टी सेल्स दैट प्रोड्यूस्ड lymphocytes for the performing several types of functions like the stimulation of beta cells are, okay, जो ल्यूफोकाइंस है जो प्रोड्यूस करता है फॉर द परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक द स्टिमुलेशन ऑफ बीटा सेल्स आर, वो कौन से होते हैं, ओके, बताओ उसका आंसर है गाइस। बताओ पहले, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। तो इसका जो आंसर है वो है हेल्पर टी सेल्स, बिकॉज ये करती है, हेल्प करती है टू प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओके, जिसको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल्स एंड सीक्रेट, जो किलर टेल सेल्स, जो इन्फेक्टेड सेल है वहां पे बाइंड करता है एंड उसको क्या सीक्रेट करता है वहां पे, लाइसोजाइम, देन लिम्फोकाइनेज, देन परफोरिन्स एंड देन हिस्टामाइंस। तो इसका आंसर है परफोरिन्स, बिकॉज जो अपना किलर टी सेल्स होता है, ओके, किलर टी सेल्स वो क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं वहां पे बाइंड हो जाता है और वो क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है परफोरिन्स, ओके, परफोरिन्स ये केमिकल। देन क्वेश्चन नंबर 21, किलर टी सेल्स रिलीज सेल किलिंग सब्सटेंस, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज। तो जो किलर टी सेल्स होती है वो सेल को किल करने वाला सब्सटेंस रिलीज करती है और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। तो इसका आंसर है गाइस साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब होता है सेल, साइटो मतलब होता है सेल एंड टॉक्सिक मतलब क्या, उसको किल करने वाला, किलिंग, तो सेल को किलिंग करने वाले को क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देन क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड, जो एंटीबॉडीज है उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनोजेंस, एग्लूटिनोजेंस, देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इपिटोप्स। तो गाइस इसका आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस अबाउट, ओके, सो प्लाज्मा जो सेल होती है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है एंटीबॉडीज पर सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो है 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस कर सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 24, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी आर हेल्ड टुगेदर बाय। सो यहाँ पे जो दो एंटीबॉडी के जो यहाँ पे होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये दोनों होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो अटैच, डाइसल्फाइड यस यस बॉन्ड, दो सल्फर के बॉन्ड, मतलब यहाँ पे होता है डाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 25, डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किताब के अंदर। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है वो बनता है, बताओ, वो बनता है, देखो ये 4 चेन होता है इसके अंदर 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, 4 चेन्स होते हैं वैसे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 26, द लॉन्ग चेन ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड, जो लॉन्ग चेन होती है मतलब ऐसी इतनी बड़ी, ये होती है लॉन्ग चेन, ओके, बिकॉज ये लॉन्ग है ना, ऐसी लॉन्ग चेन है, ये ऊपर के शॉर्ट है, ओके। सो जो लॉन्ग चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल चेन्स, क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल चेन्स, ओके, जो कि होते हैं लॉन्ग चेन्स, वो होते हैं एंटी पैरेलल, बिकॉज उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 27, जो कि द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, इसको ध्यान में रखना, आईएमपी। सो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर का इंटरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं पता है आपको, उसका है सेरोलॉजी। आंसर क्या है, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी मतलब क्या, एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर का इंटरेक्शन की स्टडी करना, मतलब सेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी आर, जो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स है, ओके, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, वो क्या होता है, वो होता है गाइस ईपीटोप्स। क्या होता है, ईपीटोप्स होता है। आइडेंटिफाई लेबल्ड एक्स इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी,
सो ये एक्स क्या है वो बताओ, ये क्या है, ये पहले बताओ। कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन्स, हिंज, देन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो गाइज इसका आंसर है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे ऐसा जो एंटीजन है वो ऐसा फंस जाता है, ओके, यहाँ पे यहाँ इस जगह पे। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये क्या है अपना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो गाइज यहाँ पे हमने जो अपना चैप्टर नंबर था 10, उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म कर दिया है। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।